जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स के नाम का हुआ खुलासा। 2035 तक भारत के पास होगा अपना खुद का स्पेस स्टेशन। फ्रेंच आर्मी चीफ विटनेस करेंगे भारत के पिनाका रॉकेट्स की फायर पावर। भारत के आईजी ड्रोन्स को मिला रक्षा मंत्रालय से ड्रोन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार अपने इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को बढ़ा रहा है। तो जैसा कि संभावना थी, आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आयोजित एक इनॉग्रल सेरेमनी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गगनयान मिशन के लिए चुने गए इंडियन एयरफोर्स के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम और उनके लोगों को अनवील किया। और इसी सेरेमनी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यात्री पंख से सम्मानित किया गया। और हमारे इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और बाकी इसी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात की भी अनाउंसमेंट करी है कि 2035 तक भारत के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। बाकी गगनयान मिशन के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई थी और उन्होंने इस खुशी को मेंशन किया कि गगनयान के जो अधिकतर इक्विपमेंट हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और जैसे कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है, तो इसी के साथ गगनयान की तैयारी को भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सुखद सहयोग बताया है। और गगनयान मिशन के हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स के नाम के अनाउंसमेंट के साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि ये केवल 4 नाम या 4 इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। और निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि करीब 40 वर्षों के बाद कोई भारतीय स्पेस में जाएगा और वो भी अपने खुद के बनाए हुए रॉकेट पर। बाकी अपनी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की विजिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 इंपॉर्टेंट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, जिनकी वैल्यू 1800 करोड़ रुपीज़ है। और इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है सतीश धवन स्पेस सेंटर में बनी SLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी। दूसरा, महेंद्रगिरी में इसरो के प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में एक नई सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्टिंग फैसिलिटी। और तीसरा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक नई ट्राइसोनिक विंड टनल फैसिलिटी। और बाकी भारत के स्पेस प्रोग्राम में नारी शक्ति की महत्वता को भी भारतीय प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया, जिसमें उनका कहना था कि चाहे चंद्रयान हो या गगनयान, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिनकी कल्पना हम अपनी बिना विमेन साइंटिस्ट के कर सकें। याद है कि अभी के समय इसरो में 500 से अधिक विमेन साइंटिस्ट हैं जो कि लीडरशिप पोजीशन पर हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि इस अमृत काल में भारतीय एस्ट्रोनॉट अपने खुद के रॉकेट से मून पर भी लैंड करेंगे। और भारतीय प्रधानमंत्री के मुताबिक भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है वो अगले 10 वर्षों में लगभग $44 बिलियन टच करेगी, यानी कि लगभग 5 गुना बढ़ोतरी। और स्पेस सेक्टर में भारत एक ग्लोबल कमर्शियल हब बनेगा और भारत के स्पेस मिशंस में वीनस भी रडार पर है। और भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि विकसित भारत को बिल्ड करने के लिए इसरो और पूरे स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इंडियन आर्मी की सर्विस में DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए और L&T द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए 46 मीटर के मॉड्यूलर ब्रिज को औपचारिक रूप से इंडक्ट किया गया। और इसके लिए नई दिल्ली में स्थित मानेकशॉ सेंटर में एक सेरेमनी आयोजित की गई थी और इसी दौरान ये ब्रिजिंग सिस्टम आर्मी को औपचारिक रूप से हैंडओवर किया गया। और अगले 4 वर्षों में इस तरह के टोटल 41 ब्रिजेस इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे और इस पूरी परियोजना की कॉस्ट रहेगी 2585 करोड़ रुपीस। बाकी ये एक मैकेनिकली लॉन्च्ड सिंगल स्पैन फुली डेक्ड 46 मीटर का असॉल्ट ब्रिज है, जो कि कैनाल्स, डिचेस, इस तरह के बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स को पार करने में आर्मी की मदद करेगा। और ये निश्चित रूप से इंडियन आर्मी इंजीनियर्स की ब्रिजिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ावा देगा। और ये ब्रिज मजबूत होने के साथ साथ हाईली मोबाइल हैं और इन्हें कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि इन्हें तेजी से डिप्लॉय किया जा सके और जिसे मैकेनाइज्ड फोर्सेस के फास्ट पेस नेचर वाले ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और ये नया मॉड्यूलर ब्रिज वर्तमान समय में इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मैनुअली लॉन्च्ड मीडियम गर्डर ब्रिजेस को रिप्लेस करेगा। और मैनुअली लॉन्च होने वाले मीडियम ब्रिजेस की तुलना में ये जो मॉड्यूलर ब्रिज है ये कई सारे एडवांटेजेस देता है, जैसे कि इसको बनाने में कम टाइम लगता है, इसे लॉन्च करने में कम टाइम लगता है और इसे लॉन्च करना भी काफ़ी आसान रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की ब्रिजिंग सिस्टम दुनिया भर की आर्मीज के सैपर्स यानी कि उनके इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ये किसी बैटल विनिंग टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। और अगर आपको ब्रिजिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है तो इस पर एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया गया है। आप उस आर्टिकल को पढ़ के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज 27 फरवरी से 29 फरवरी तक फ्रेंच आर्मी के चीफ जनरल पियर शेल भारत की ऑफिशियल विजिट पर हैं और अपने इस विजिट के दौरान वे इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन आर्म फोर्सेस के अदर सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के साथ महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे। इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज के बीच के बायलैटरल कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए डिस्कशन किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि फ्रेंच आर्मी प्रमुख राजस्थान में
भारत के स्वदेशी पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन को भी विटनेस करेंगे और वे जयपुर में स्थित शप्त शक्ति कमांड को भी विजिट करने वाले हैं, जहां वे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे और मिलिट्री कमांडर्स के अलावा जो फ्रेंच आर्मी प्रमुख हैं, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में आयोजित ऑपरेशंस के फुल स्पेक्ट्रम में थिएटर आर्टिलरी की इंटीग्रेटेड फायरिंग को विटनेस किया है और इस दौरान आर्टिलरी सिस्टम्स के साथ साथ कुछ नीश टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया गया था और इंडियन आर्मी के फायर पावर की एक बेहतरीन वीडियो ईस्टर्न आर्मी कमांड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर भी की गई थी और जिसके कैप्शन में उन्होंने एक बात लिखी थी कि हमारे दुश्मनों के लिए तो ये एक वार्निंग है और हमारे दोस्तों के लिए ये एक प्रॉमिस है। बाकी दोस्तों से याद आया, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट। भारत की लीडिंग ड्रोन टेक कंपनी जिसका नाम है IG ड्रोन्स, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इन्हें भारतीय रक्षा मंत्रालय से 5G कैपेबल ड्रोन सप्लाई करने का ऑर्डर रिसीव हुआ है और ये जो 5G कैपेबल ड्रोन्स लिए जाएंगे ये मुख्य रूप से सर्विलियंस पर्पस के लिए होंगे और कंपनी के मुताबिक ये ड्रोन्स वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाली कैपेबिलिटी के साथ आएंगे और ये इफेक्टिव तरीके से डिफेंस और मेडिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सकेंगे और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से 5G सर्विस का इस्तेमाल करके ये ड्रोन्स और भी सटीक कंट्रोल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और किसी दूर जगह पर स्थित कमांड सेंटर से इन्हें रिमोटली बेहद ही एक्यूरेट तरीके से ऑपरेट किया जा सकेगा। ये ड्रोन्स किसी भी तरह के इलाके में डिप्लॉय होने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे और इनमें 10 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी रहेगी और इनका इंड्योरेंस टाइम लगभग 5 घंटे तक का होगा और ड्यूरेबिलिटी के लिए ये IP67 की रेटिंग के साथ आएंगे और इन्हें भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक और US की GPS सिस्टम के कॉम्बिनेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकेगा और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के साथ साथ लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड पर भी इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करने में सक्षम होंगे और रही बात इनकी रेंज की तो 15 किलोमीटर प्लस होने वाली है। अभी हाल ही में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा उनकी एनुअल इन डेप्थ न्यूक्लियर नोटबुक को पब्लिश किया गया और इस नोटबुक में एक चैप्टर है जो कि डेडिकेटेड है चीन के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और जिसमें यह बताया गया कि चीन का जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन है तो वो वर्तमान समय में दुनिया की 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स की तुलना में सबसे बड़ा है और सबसे तेजी से मॉडर्नाइज भी हो रहा है। इसके अलावा चीन लगातार अपने सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए 3 नए मिसाइल साइलो फील्ड्स को विकसित कर रहा है और इसके अलावा चीन अपने लिक्विड फ्यूल DF-5 ICBMs के लिए भी नए साइलोस के निर्माण कार्य में लगा हुआ है और इसके अलावा अपने ICBMs के नए वेरिएंट्स को विकसित करने के साथ साथ एडवांस स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम्स को भी विकसित किया जा रहा है और जिसका मतलब ये भी है कि चीन की नए मिसाइल सिस्टम्स के विकसित होने के बाद तो फिर इन सिस्टम्स को फिल करने के लिए चीन और भी अधिक मात्रा में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी डुअल कैपेबल DF-26 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को भी एक्सपेंड करना जारी रखा हुआ है जो कि चीन की मीडियम रेंज की DF-21 मिसाइल को कम्प्लीटली रिप्लेस करेगी। बाकी लैंड बेस्ड ट्रक लॉन्च और साइलो लॉन्च मिसाइल्स के अलावा चाइनीज नेवी अपनी 6 टाइप 094 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में GL-3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी कैरी कर रही है। वहीं हवा में चाइनीज एयरफोर्स के S-6 बॉम्बर्स को ऑपरेशनल न्यूक्लियर मिशन के लिए रीअसाइन किया गया और इसके साथ साथ चीन की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट भी लगातार जारी है जो कि संभावित रूप से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ भी आएगी और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन की ये कैपेसिटी H-20 बॉम्बर के तैनात होने के साथ ही और भी बढ़ेगी। हालांकि चीन की तरफ से इस बात का ना तो कंफर्मेशन दिया गया और ना ही इनकार किया गया कि चीन क्या वाकई में अपनी ICBM फोर्स को एक्सपेंड कर रहा है या नहीं। हालांकि वैसे तो चीन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि वो किसी कंट्री पर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन चीन अपनी इस पॉलिसी को कब तक फॉलो करेगा तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत ही कम सिनेरियो हैं जब चीन को न्यूक्लियर वेपन्स की पहली स्ट्राइक से रणनीतिक रूप से फायदा मिल सकता है, वरना अधिकतर सिनेरियो में चीन को नुकसान ही होगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में फ्रेंडली फायर में MI-17 V5 के क्रैश में हमने अपने 6 एयर वॉरियर्स को खोया था, जिनमें विंग कमांडर सिद्धार्थ शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर N मंदावगने, सार्जेंट विक्रांत शेरावत, कॉर्पोरल पंकज कुमार, कॉर्पोरल दीपक पांडे और कॉर्पोरल विशाल कुमार पांडे शामिल हैं। और बाकी तो आपको याद ही होगा कि आज का वो दिन है जब पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में अपना ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट लॉन्च किया था, जिसमें वो नाकाम रहे थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस ऑपरेशन को इंडियन एयरफोर्स ने प्रभावी तरीके से काउंटर किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को भी शॉट डाउन किया था। हालांकि इसी बीच उनका खुद का एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन हो गया था। और बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है, MiG-21 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कौन से वर्ष में कमीशन किए गए थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।